नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा देवी के संयुक्त कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका मैं सेन विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार जोसेफ राव के साथ स्वागत करता हूँ। आज की मुख्य सुर्खियां वस्तुतः दो हैं। एक तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की श्रृंखलाबद्ध हत्याएं, स्कूल में घुसकर एक शिक्षिका की हत्या कर दी गई, और दूसरा पिछले दिनों जैसे हमने चर्चा की थी, राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में असंतोष का वातावरण तैयार हो गया है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। राव साहब से पूछेंगे। राव साहब, हाँ जी। यह जो कश्मीर में राहुल भट्ट के बाद कल जो घटना हुई, रजनी बाला नाम की 34 वर्षीय एक शिक्षिका को स्कूल में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई, नाम पूछकर, टारगेट किलिंग इसलिए लिखा। इसके पहले जो राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, इसी तरह उनके कार्यालय में घुसकर नाम पूछकर हत्या की गई थी। तो यह जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ये जो वातावरण उठाया और स्थिति ये हो गई है, वो कह रहे हैं कि या तो हमें सुरक्षा दो या हमें यहाँ से शिफ्ट करो, अन्यथा हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। कोई भी हत्या हो और 24 वर्षीय शिक्षिका का नाम पूछकर उसकी हत्या करना, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है। और कश्मीर में जैसा आप जानते हैं, वहाँ पर हत्याओं का सिलसिला शुरू है। पहले ये कहा गया कि 370 आया है, और उसके बाद यहाँ सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा, सब चीज़ें नियंत्रण में रहेगी, आतंकवाद पर नियंत्रण रहेगा और अलगाववादियों पर भी नियंत्रण रहेगा। मगर ये जो लोग हत्यारे हैं या जो हत्या के प्रयास में रहते हैं, उनका ये नाम पूछ के हत्या करना मतलब एक सोची समझी साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। और हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों की जो उनके मन में जो आकांक्षा है, जो उनकी अपेक्षा है कि यहाँ पर ये कत्लेआम तुरंत बंद होना चाहिए, और यहाँ अदरवाइज़ हम लोग 24 घंटे का अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, हमको वापस जहाँ हम लोग हमारे जो कैंप है वहाँ ले जाया जाए, और नहीं तो हम लोग सामूहिक रूप से पलायन करेंगे। हालांकि पलायन बोले तो बहुत ही दुखद घटना है, दुखद बात है, दुखद निर्णय है, क्योंकि अगर आपको बचना है वहाँ से तो वो सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। मगर ये हत्याओं का सिलसिला अभी कम नहीं हुआ है, बंद भी नहीं हुआ है, और वो नाम पूछकर, जैसे आपने बताया, राहुल भट्ट का नाम लिया और बाद में उनको मारा गया। फिर इस शिक्षिका का नाम पूछा और उसको मारा गया। बहुत दुखद घटना है। नहीं, जैसे ये जो पलायन का शब्द का ध्यान रहे, 1990 के दशक में जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तो उस समय बहुत आरोप लगे थे राजनीतिक, इसको एक रूप दिया गया कि वहाँ से अलग सरकारों में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। हालांकि बूमरैंग किया जो आरोप वर्तमान बीजेपी ने लगाया था। पता लगा कि तब वहाँ वीपी सिंह की सरकार के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी समर्थित, और वहाँ गवर्नर भी जगमोहन थे जो बीजेपी के। ये सब बातें। अब जो स्थिति ये है पलायन का, अब ये जो पलायन शब्द बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है। अब कश्मीरी पंडित वहाँ से भागना चाह रहे हैं। इसका सीधा सीधा आरोप आ जाएगा वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने कश्मीर में स्थिति को नियंत्रण में रखने में विफलता पाई। ये राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से भी उनकी विफलता का सूचक माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी इस महीने 4 हत्याएं हुए। राहुल भट्ट, ये टीचर, इसके पहले एक वाइन शॉप में एक अधिकारी और एक टीवी कलाकार, 4 हत्याएं इस महीने हो चुकी हैं। मतलब ये सिलसिला चला जा रहा है। और 5 महीने में 13 हिंदुओं की हत्या हुई है। हिंदुओं की 5 महीने में 13 हिंदुओं की हत्या। तो यह जो सिलसिला बढ़ रहा है, तो आखिर क्या कश्मीर फिर 1990 के पहले की अवस्था में जा रहा है? नहीं, कश्मीर की हालत तो चिंताजनक है। इसके पहले भी जो सरकारें थी और अभी जो सरकार है, शायद वो कश्मीरी पंडितों के उनको सेटल करने में उतने सफल नहीं हुए हैं। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया, जैसा कि आपने बताया, वीपी सिंह की सरकार थी जिसको बीजेपी का समर्थन था, और उस समय वहाँ पर राज्यपाल जो थे जगमोहन जी थे। उसके बाद भी वहाँ से कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था, और अब वो लोग जो है सामूहिक पलायन की जो धमकी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं
वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे देश के वासी हैं वो, और अभी अगर ये घटना होती है, अगर ये नहीं रुकती हैं या उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है इस घटना को, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में जो शंकाएं हैं, उनके मन में जो भय है, वो निश्चित रूप से सामने आएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के केंद्रीय सरकार को सीधी चुनौती है। ध्यान रखें, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने, जैसा आपने धारा 370 की बात की और उसके पहले नोटबंदी, उन्होंने दावा किया था नोटबंदी और 370 के बाद वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ समाप्त हो गई, लोग मान में चले गए। लेकिन प्रमाण सामने है कि आतंकवादी गतिविधियों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और ये जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, तो सीधे साधे ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अर्थात वर्तमान भाजपा नेतृत्व की सरकार को चुनौती है। इस तरह से आतंकवादी दे रहे हैं और यह दोहराना ही होगा कि आतंकवादी पाकिस्तान प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो हमारे देश की सीमा को पार कर अंदर घुस करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पर ये जो चुनौती है, इसको संभालने में क्या केंद्र की सरकार विफल रही है? नहीं, केंद्र की सरकार को ये जवाबदारी लेना होगा, ये मानना होगा, ये विफलता को भी उनको अपने सर पर लेना होगा कि हमारी कुछ गलतियां हो गई, हमसे संभल नहीं पाया, इसलिए हम विफल हो रहे हैं। क्योंकि ये तो सार्वजनिक रूप से आज सबको मालूम पड़ गया है, उस शिक्षिका की हत्या की गई है और सारे कश्मीर पंडित जो है उनमें एक रोष का वातावरण, मन में बहुत दुख छाया हुआ है पूरे कश्मीर वादियों में कि हमारे हिंदुओं की हत्या की जा रही है। निश्चित रूप से सरकार को एक मानना होगा, ये अपने सर पर ये स्वीकार करना होगा उनको कि हमसे कोई गलती हुई है, या इसको हमारे प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा, उनको अपने प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में और कोई हत्या दोबारा ऐसे वहाँ वैली में ना हो। नहीं, लबोलुबाब यह है कि अगर वहाँ स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखा गया, स्थिति को संभाला नहीं गया, तो जो पलायन जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन होता है तो यह वर्तमान भारत सरकार की कश्मीर संबंधी नीति को सीधी चुनौती होगी, उनकी विफलता के रूप में इसे चिन्हित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार को सतर्क होकर के इसको पुनर्विचार करे और इसके लिए पहली शर्तें हैं वो सभी दलों को विश्वास में रख करके आत्मचिंतन करें और तब कोई निर्णय ले। अब हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरी जो सुर्खी के ऊपर जो होते हैं, हम पिछले 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे थे राज्यसभा के चुनाव को लेकर। विशेषकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जिन लोगों को उम्मीदवारी दिया उसे लेकर घोर असंतोष व्याप्त है और अब तो यहाँ के बड़े बड़े नेता, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं और अब तो मृत्युंजय राय जो हैं, बड़े बड़े नेता ने खुल करके कांग्रेस नेतृत्व का विरोध किया। विशेषकर जो एक बाहर की मृत्युंजय प्रताप गढ़ी को इमरान प्रताप जो उम्मीदवारी दी है, वो कह रहा है कि एक बाहरी को, जबकि जो उत्तर प्रदेश जहां मात्र 2 कांग्रेस के विधायक हैं, वहां से आप 3 सदस्यों को राज्यसभा भेजना चाह रहे हैं, उनको ये लेकर बहुत असंतोष है। और अब तो ये खतरा ये दिख रहा है, जो इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बताया कि कोई आश्चर्य नहीं अगर कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार पराजित भी हो जाए। विनोद जी, आपने सही बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी की उम्मीदवारी को लेकर पहले दिन से ही, ये पहले दिन के पहले से जब ये सिलसिला सामने आया कि शायद उनको उम्मीदवारी दी जा रही है, लोगों में नाराज़गी आ गई। और स्वाभाविक है, महाराष्ट्र के लोगों में और देश भर में जो राज्यसभा की उम्मीदवारी की अपेक्षा रखते थे या जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उन सारे लोगों में नाराज़गी है। जैसे नगमा, सब जानते हैं, नगमा काफ़ी दिनों से काम कर रही है, सक्रिय है, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है, हालांकि उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया है, उन्होंने कोई छोड़ने की बात नहीं की है, मगर उनकी नाराज़गी स्पष्ट रूप से सामने आई है कि उनको वो इस दौड़ में थी या अपेक्षा थी उनकी कि शायद उनका नाम आएगा, ऐसा नहीं हुआ। बाद में आपने पवन खेड़ा का बताया, पवन खेड़ा ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इसको टाल दिया, हालांकि उनकी नाराज़गी स्पष्ट नज़र आ रही है। अब रहा सवाल
महाराष्ट्र के यहाँ के जो नेताओं हैं उसमें सबसे पहले जो विद्रोह का बिगुल बजाया है वो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने सार्वजनिक रूप से संवाददाताओं से कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी को यहाँ से लड़ाना उचित नहीं है। उसके बदले महाराष्ट्र के जो नेता आप बाहर से लड़ा रहे हैं, जैसे मुकुल वासनिक है जो आप राजस्थान से थे, उसके बदले उनको यहाँ से लड़ाना चाहिए था। और प्रतापगढ़ी के बारे में उन्होंने अपना रिजर्वेशन जताया है। अभी इसी सिलसिले में कल ऐसा हुआ है कि रंजीत बाबू देशमुख जो यहाँ के कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनके सपुत्र डॉक्टर आशीष देशमुख ने कल महासचिव पद से राजीनामा दिया है। हालांकि आशीष देशमुख ने राजीनामा अपना त्याग पत्र जो है महासचिव पद का सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी को भेजा है। और जब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहब ठोरा से पूछा गया तो उन्होंने थोड़ा नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि त्यागपत्र तो मुझे आना चाहिए था, सीधे सोनिया जी को नहीं भेजना। तो मैं उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा उनको। और थोड़ा सा आशीष देशमुख के बारे में ऐसा है कि वो युवा नेता है, तड़पदार नेता है, बहुत कुछ करने की इच्छा है, मगर किसी भी पार्टी में और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सबूरी रखना पड़ेगा आपको जो आप चाहते हैं वो होगा। ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं होता है और कांग्रेस में तो होता ही नहीं। उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की है और तुरंत अपना जो त्यागपत्र है वो सोनिया जी को भेज दिया है और मैं पार्टी में बना रहूँगा। नहीं, पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, महासचिव पद छोड़ दिया है, मगर ये त्यागपत्र बाला साहब थोरात को पहले भेजना चाहिए था क्योंकि वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष। ये अनुशासनहीनता का मामला है। लेकिन ये सचमुच बहुत दुखद है। आप सभी को जानकारी होगी, महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायक हैं और अब स्वयं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एक साजिश रची जा रही है, वो संख्या 44 से 4 पर लाने की, अगले चुनाव में 4 हो जाएंगे। यह और कोई नहीं, यह विपक्ष नहीं कह रहा है, ये कांग्रेस के नेता ही ऐसा आरोप लगा रहे हैं। यह स्थिति ऐसी है जिस पर कांग्रेस नेतृत्व को तुरंत ध्यान दे करके इसके निराकरण को उपाय करने और इसके लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि स्थानीय नेताओं को वरीयता दें। जो स्थानीय नेता यहाँ समाज में फील्ड में कार्यरत हैं, उनका योगदान है पार्टी को बनाने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में, संगठन को मजबूत करने में। उनकी उपेक्षा कर अगर आप बाहरी को लाते हैं तो विरोध होगा ही, असंतोष होगा और कोई आश्चर्य नहीं। एक और अन्य सुर्खियां बहुत चर्चित है, वह यह है कि राज्यसभा के लेकर सिलसिले में कि इस बार जो मुस्लिमों की संख्या कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में होने जा रही है, क्षमा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो शायद यह पिछले 4 दशक में पहली बार होगा कि संसद में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान 2 थे, सैयद जफर इस्लाम और मुख्तार अहमद नकवी, इन दोनों को भी टिकट से वंचित कर दिया है। अब एक भी मुस्लिम चेहरा संसद में नजर नहीं आएगा। इसमें आप क्या कहना चाहें कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी ये किसी छुपा हुआ नहीं है, वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है। कहीं इसके पीछे उसी मंशा को, उसी लक्ष्य को प्राप्त करना तो नहीं है? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही वरिष्ठ नेता जो मुस्लिम फेस था, नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी, जिनके ताल्लुकात हिंदू लोगों से है, परिवार के संबंध है, उनसे ये जो सौभाग्य था उनका, वो आशीर्वाद जो था वो पार्टी ने निकाल लिया है और उनको नामांकित नहीं किया है। ये बड़े दुख की बात है क्योंकि वो माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए काम कर रहे थे, जगह जगह अपने लोगों को लेकर संपर्क में बने हुए थे और अभी उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जवाबदारी थी कि आने वाले दिनों में हज जो है यात्रा होने वाली है, उसके लिए उनको प्रमुख रूप से प्रमुख बनाया था और वो अपनी जवाबदारी भी निभा रहे थे। उन्होंने कुछ मीटिंग भी ली, कुछ सभाएं ली
मुस्लिम लोगों को किस तरह से जाना चाहिए, अपनी हज का कोटा बढ़ाना चाहिए, कौन से राज्यों को कितना देना चाहिए, ये सब वो दिशा में काम कर रहे थे। और अचानक ये ऐसा हो गया कि अभी उनको राज्यसभा में ही जाने से रोका जा रहा है। ये पहली बार ऐसा होगा, जैसे इसमें कई अखबार में ऐसा दिया है कि कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा भाजपा की तरफ से। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक बच्चे कुछ एक दो ही लोग थे, जिसमें एक तो इनका नाम, दोनों का नाम अगर कट गया है, जो भी आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसमें अगर इसी तरह से मुस्लिमों को आप धीरे धीरे अलग करते जाएंगे तो शायद आप अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो धर्मनिरपेक्ष भारत संवैधानिक दर्जा हमें प्राप्त है धर्मनिरपेक्षता का, उसमें और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी, देश की अभी सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि वो दावा करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम चेहरा उनका संसद में नहीं हो, यह दुर्भाग्यजनक और भविष्य के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए और सामाजिक परिवेश के लिए एक खतरनाक पूर्व संकेत है। इससे सत्तारूढ़ दल को बचना होगा।